हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ऐसे बच्चे जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो पीपीटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, है ना। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, सीजी बोर्ड से हो, या आगे चलकर 2023-24 में आप एग्जाम देंगे, लेकिन आप अभी 12th क्लास में हैं, फिर भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हमारा टास्क है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। और आपका जो लाइक है वो 50+ होना चाहिए, तभी अगला वीडियो आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे वाकई में अच्छा रिस्पांस दिए पिछले वीडियो में, तो आप लोगों का यदि अच्छा रिस्पांस रहेगा, 50+ लाइक रहेंगे, तो अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अधिशोषण से संबंधित पूरा कंप्लीट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और 20 ऑब्जेक्टिव हैं और काफी महत्वपूर्ण और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। पहला, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत होती है। देखो, अधिशोषण होता क्या है फिर बच्चों, कि जैसे हमारे पास एक ठोस है, यहां पर एक पदार्थ है। अब इसके सतह पर कोई पदार्थ आकर के जब जम जाता है इसके सतह पर, तो इसमें एक सिंगल परत बनती है। क्या सिंगल परत बनती है। तो जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ की सतह पर आकर के जम जाता है या अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसके सतह पर अपना स्थान बना लेता है, उसे कहते हैं अधिशोषण। तो जब भी यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण होगा, तो इसमें जब यहाँ पे जो पदार्थ आता है उसे बोलते हैं अधिशोष। क्या बोलते हैं? अधिशोष। और जो पदार्थ यहाँ पर अधिशोषण करता है उसे बोलते हैं अधिशोषक। क्या? अधिशोषक। ठीक है, क्लियर है। तो जिस पदार्थ में अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक परत होती है। आप वीडियो को रोकें और लगाएं, अपने कॉपी में लिखें कि पहले क्वेश्चन का कौन सा आंसर, फिर चेक करें कि कौन सा सही है कि गलत है। दूसरा क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण के लिए अनुपयुक्त कथन है। इनकी दर धीमी होती है, यह अनुत्क्रमणीय है, यह अत्यंत विशिष्ट होती है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। कौन सा अनुपयुक्त कथन है, जो मतलब जिस पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जो ये कथन रासायनिक अधिशोषण के विपरीत हो। कौन सा कथन है, बताओ जरा। तो रासायनिक अधिशोषण वाकई में धीमी गति से होती है, अनुत्क्रमणीय भी प्रक्रम है, और एक अत्यंत विशिष्ट है। तो कौन सा इसमें गलत कथन देके रखा है, तो ताप पर निर्भर नहीं करता, ये गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ए और बी, यानी ऊष्माशोषी अथवा ऊष्माक्षेपी, दो में से कोई एक, यानी कुछ भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को रोक सकते हैं, क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं कि आपसे कितना बन रहा है। आप अपने अंदर के, है ना, नॉलेज को यहाँ पर निखारो, कितना कर पा रहे हो। 12th क्लास में तो आपने पढ़ाई कर ली, अब आप आगे चलकर तैयारी कर रहे हैं, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आगे हम नीट के लायक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी होगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय चारकोल पर सबसे ज्यादा अधिशोषित होने वाली गैस है। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मीथेन CH4। चलो बताओ भैया, कौन सा जो यहां पर गैस है वो सक्रिय चारकोल पर अधिशोषित है। तो सोच लिया आपने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, विलायक की श्यानता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? समतापीय स्थिति पर, विलेय विलेय आकर्षण पर, ठीक है, या विलेय विलायक आकर्षण पर, द्रव के घनत्व पर। विलायक की श्यानता, विलायक किसे कहते हैं? जैसे कोई विलयन है, उसमें 2 पदार्थ होता है, विलयन में 2 पदार्थ होता है, एक विलेय और एक विलायक। ये आपका विलयन है, विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। किन से? एक होता है आपका विलेय और दूसरा आपका होता है विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय है। तो विलायक की जो श्यानता, इसकी श्यानता किस पर निर्भर करेगी? द्रव के घनत्व पर। किस पर? द्रव के घनत्व पर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सक्रिय कास्ट कोयला पर एसिटिक अम्ल के अधिशोषण में आपका एसिटिक अम्ल जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? देखो पहले कह क्या रहा है, ये चीज आप समझो। एक आपके पास कास्ट कोयला है, ठीक है, ये कास्ट कोयला है इसमें, है ना, और इस पर प्यारे बच्चों किसका अधिशोषण हो रहा है? एसिटिक अम्ल CH3COOH, COOH। अब देखो जिस पर हो रहा है इसे बोलेंगे क्या? अधिशोषक। क्या बोलेंगे? अधिशोषक। ये पहले भी मैं बता दिया। और जिस पदार्थ का हो रहा है उसे बोलते हैं अधिशोष।
ठीक है, अब ऑप्शन में आप देख लो कौन सा होगा। जिस पदार्थ का अधिशोषण हो रहा है उसे हम अधिशोष कहते हैं, और जिसमें हो रहा है तो अधिशोषक कहलाता है। तो जो आपका सक्रिय काष्ठ कोयला है यह एक अधिशोषक है, लेकिन एस्टिक अम्ल के अधिशोषण में एस्टिक अम्ल क्या है, तो एस्टिक अम्ल है अधिशोष। क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो जरा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जाती है? समांग उत्प्रेरण, अम्ल क्षार उत्प्रेरण, विषमांग उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण? इसे आपको याद करना पड़ेगा। यदि आपसे बन रहा है तो सही टिक लगाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या अधिशोषण के सिद्धांत पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर है विषमांग उत्प्रेरण। क्या, विषमांग उत्प्रेरण। ताप घटाने पर तथा दाब बढ़ाने पर किसी गैस का किसी ठोस पर अधिशोषण क्या होगा? ताप यदि घटा दें, टेम्परेचर को कम कर दें, दाब बढ़ा दें, तो गैस का ठोस में किस प्रकार से अधिशोषण होगा? या बढ़ जाएगी या घटेगी या कोई प्रभाव नहीं होगा, या कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या फिर बढ़ेगा, है ना, पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो 8वें का कौन सा आंसर हो जाएगा? ताप यदि घटा दें, तापमान कम कर दें, और दाब क्या कर दें, बढ़ा दें। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम दाब बढ़ाएंगे, जैसे हमारे पास ये पदार्थ है, ठीक है, और यहाँ गैस है, तो गैस का दाब हम बढ़ा दें, यहाँ पे दाब बढ़ाएंगे तो गैस कहाँ जाएगा? पदार्थ की ओर जाएगा। तो दाब बढ़ाने से हमेशा क्या हो जाता है? बढ़ता है। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसकी सतह पर जितना अधिक मात्रा में गैस जाएगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। तो दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण अधिक हो जाता है, तो बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ता है। AH2S3 विलयन पर आवेश निम्न में से किसके अधिशोषण से होता है? देखो जरा, 4 ऑप्शन है ना, इसमें तो आप आंख मूंद कर भी, है ना, बता दोगे। आंख मूंद कर तो नहीं बता पाओगे, लेकिन चलो बताओ भाई साहब, एक बार देखोगे कि नजर में बता दोगे आप लोग। हाइड्रोजन तो है नहीं, OH है नहीं, O है नहीं, यहां पे ऑप्शन हो जाएगा S2 निगेटिव। अक्रिय गैस अधिशोषित होती है किसके द्वारा? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, सांद्र H2SO4, सक्रिय नारियल का चारकोल। तो जब आप 12th क्लास में पढ़ते हो या आप भी 11th क्लास में हो तो आगे पढ़ोगे कि जब भी हम अक्रिय गैसों का पृथक्करण करते हैं, अक्रिय गैस मतलब 18वें समूह के तत्व हैं, ये सभी के सभी कहाँ पाए जाते हैं? पूरे वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो इनको जब हम एकत्रित करके जब इनका पृथक्करण करते हैं तो सक्रिय चारकोल की सहायता से इसका हम पृथक्करण कर लेते हैं, और सक्रिय चारकोल में अधिशोषण होते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर इनका अलग अलग अधिशोषण होता है, और अक्रिय गैसों को हम भिन्न भिन्न पृथक कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जंतु चारकोल का उपयोग द्रवों के रंगों के विरंजन में किया जाता है, क्योंकि यह एक अच्छा क्या है? जंतु चारकोल, चारकोल मतलब एक कोयला, बस जंतु का कोयला होगा। एक अधिशोष है। अधिशोष क्या चारकोल का अधिशोष होता है? नहीं, अधिशोष किसे बोलेंगे? जिसका अधिशोषण होता है। और ये अधिशोषक है, आक्सीकारक है, अपचायक है। बताओ जरा भैया, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए या बी होगा? अधिशोष या अधिशोषक? तो चारकोल में हमेशा अधिशोषक होता है, चारकोल का नहीं होता, चारकोल में होता है। ठीक है, तो जिसमें अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिशोषक कहते हैं। प्रबल रासायनिक बंध के कारण होने वाला अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, उत्क्रमणीय अधिशोषण, बी और सी दोनों। बताओ आप लोग। प्रबल रासायनिक बंध, अब रासायनिक बंध आ गया तो रासायनिक अधिशोषण होगा, सिंपल है। प्रबल रासायनिक बंध होगा, दुर्बल होगा तो फिर भौतिक हो जाएगा। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण की सीमा निर्भर करती है। ठोसों पर यानी ठोस पर गैस का अधिशोषण होगा। मैंने बताया था किस प्रकार से, जैसे हमारे पास एक ठोस है, यहाँ पे ये ठोस पदार्थ है और इस पर गैस का क्या हो रहा है? अधिशोषण हो रहा है। इसकी सतह पर आकर गैस जम रहा है। तो किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर, गैस के दाब पर। ऊपर दाब है भैया तो दाब लगाएंगे तो वाकई में प्रभावित होता है। ताप पर, ताप कम करने पर बढ़ता है, ताप पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पदार्थों से रंगीन पदार्थ हटाने के लिए सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया किस प्रकार से कार्य करता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, विरंजन, अधिशोषण। तो जब से आपने अभी इस चैप्टर में, मतलब जो आप चारकोल के बारे में बात कर रहे हैं, और आज इस पूरे वीडियो में हम अधिशोषण बार बार प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम रंगीन पदार्थों को, है ना, रंग से निष्क्रिय करते हैं, या मान लीजिए कोई रंगीन पदार्थ है उससे रंग हटाते हैं, तो हम चारकोल का उपयोग करते हैं। तो चारकोल उन रंगों को क्या करता है? अधिशोषण कर लेता है।
मतलब अपनी सतह पर उनको जमा कर लेता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो अधिशोषण कहलाएगा। एक कोलाइडी निकाय जिसमें अधिशोष ठोस, अधिशोषक द्रव, मतलब द्रव में ठोस मिला दें, द्रव में ठोस मिला दो तो क्या कहलाएगा? बताओ भाई साहब, क्या कहलाएगा? द्रव में ठोस मिलाओ, आप द्रव में ठोस मिलाओ तो ये बनता है आपका सॉल। क्या बनता है? सॉल। क्या बन जाता है? सॉल बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन, वह सक्रिय चारकोल जो ऑक्जेलिक अम्ल को अधिशोषित कर लेता है कहलाता है क्या? बताइए। जो ऑक्जेलिक अम्ल को अधिशोषित कर लेता है वो अधिशोषक कहलाएगा, अवशोषी कहलाएगा, अधिशोष कहलाएगा या अधिशोषण कहलाएगा? ठीक है, अधिशोषण, यहां पर अधिशोषण लिख लो, दोनों सेम दिख रहा है ना, अधिशोषक अधिशोषक सेम नहीं हो सकता है, अधिशोषण कर लो। तो वह सक्रिय चारकोल, अब चारकोल में क्या होता है आप ही बताओ, चारकोल में क्या होगा? अधिशोषक होगा कि अधिशोष होगा? तो चारकोल पर अधिशोषण होता है, तो जिस पर अधिशोषण होता है वो अधिशोषक कहलाता है, ये याद रखिए। कई क्वेश्चन हो गए, देखो घुमा देता है, बस हो गया। अगला देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग से निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बदलती है? बताओ। एंट्रॉपी बदलेगा, आंतरिक ऊर्जा बदलेगा, एंथैल्पी बदलेगा, सक्रियण ऊर्जा बदलेगा। क्या बदलता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उत्प्रेरक का उसमें योग हो रहा है, तो फिर क्या बदल जाएगी भैया? उसकी अभिक्रिया के दर बदलने के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान बदलता है। सक्रियण ऊर्जा है ना, किसी अभिक्रिया में क्रिया करने के लिए जो ऊर्जा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता? अब 12th का बच्चा ही से दे पाएगा। हैबर में भी होता है, थर्माइट में, संपर्क विधि में भी होता है, ओस्टवाल्ड विधि में भी होता है। जो 12th क्लास का बच्चा पढ़ा है, इन तीनों विधियों को पढ़ा है। थर्माइट आपने पढ़ा, लेकिन इसमें आपका उत्प्रेरक नहीं लगता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। SO2 जो है SO3 में बदल रहा है, इसमें ऑक्सीकारक कौन सा होगा? निकिल लेंगे हम, ZnOCr2O3 लेंगे, आयरन ले लेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बताओ राइट आंसर इसका क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का 20 नंबर, वह प्रक्रम जो उत्पाद द्वारा उत्प्रेरित होता है, वह प्रक्रम जो उत्पाद द्वारा उत्प्रेरित होता है। अम्ल क्षार उत्प्रेरण, उत्पाद मतलब अभिकारक के बाद जो पदार्थ बनता है, और उत्पाद ही तो भैया जो अभिक्रिया है स्वयं उत्प्रेरित हो रही है, तो स्व उत्प्रेरण कहलाएगा। क्या? स्व उत्प्रेरण, क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बन रहा और उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लगता है, तो अभिक्रिया स्वयं उत्प्रेरित हो रही है अपने आप से, बाहर से हम कुछ मिला ही नहीं रहे, न तो अम्ल मिला रहे हैं, न क्षार मिला रहे हैं, न तो ऋणात्मक उत्प्रेरण मिला रहे हैं। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 50 लाइक का यहाँ पे टारगेट है, यदि 50 लाइक प्लस आएंगे तो अगला वीडियो आपके लिए डेफिनेट रूप से मिलेगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो ऑलरेडी आप देख सकते हो। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने जो भी क्वेश्चन है उसे कमेंट बॉक्स में छापो, भाई क्या क्वेश्चन करना चाहते हो, क्या चाहिए, आपका डिमांड क्या है, तो आपके आधार पर मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद बच्चे लोग, वंदे मातरम।